अब कल्पना कीजिए कि आप दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर दुबई में छुट्टियां बिताने आए हुए हैं। अचानक फेयरमाउंट होटल के ठीक सामने एक धमाका होता है। बुर्ज खलीफा के ऊपर ड्रोन मंडराने लगते हैं। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। 28 फरवरी 2026 की सुबह दुबई एयरपोर्ट पर हजारों भारतीय फंसे हुए थे, क्योंकि ईरान से चली 137 मिसाइल्स ने खाड़ी के आसमान को ढक दिया था। लेकिन सबसे डरावनी खबर अभी आना बाकी है। ईरान के सबसे शक्तिशाली इंसान अयतुल्ला खामनाई अब नहीं रहे। क्या आप जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच कितनी दूरी है? सिर्फ 8 मिनट। अगर तेहरान से एक बैलिस्टिक मिसाइल चलती है तो इजराइल के पास सोचने के लिए 480 सेकंड भी नहीं होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी इस वक्त क्यों शुरू किया? इसके पीछे एक ऐसा तकनीकी डेटा है जिससे जान करके आप दंग रह जाएंगे। ईरान ने एक ऐसी रेड लाइन पार कर ली है जिसके बाद युद्ध के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए आपको चाहिए यूरेनियम 235। नेचुरल यूरेनियम में ये सिर्फ 0.7% होता है। बिजली बनाने के लिए 3 से 5% काफी है। लेकिन बम के लिए आपको चाहिए 90% एनरिचमेंट। मई 2025 में IAEA ने ये खुलासा किया था कि ईरान 60% का आंकड़ा पार कर चुका है। इजराइल के लिए ये एक डेथ वारंट जैसा इतिहास गवाह है। जब 1981 में इराक ने न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की कोशिश की थी तो इजराइल ने उसे बमबारी करके मिट्टी में मिला दिया था। लेकिन क्या ये हमला सिर्फ बम को रोकने के लिए था? ये इसके पीछे दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए कोई बड़ी साजिश? दोस्तों, आज बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है। खाड़ी देशों पर जो 90 लाख भारतीय रह रहे हैं उनका क्या? जब दुबई, कुवैत, बहरीन पर मिसाइल गिराई गई तब वहाँ लाखों भारतीय परिवार दहशत में थे। भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की। सोचिए उन 18,000 भारतीय छात्रों का क्या होगा जो इजराइल में पढ़ रहे थे। ये युद्ध उनके लिए एक लिविंग नाइटमेयर बन गया था। लेकिन एक अजीब सी बात गौर करने वाली है। पीएम मोदी इस हमले से ठीक 2 दिन पहले इजराइल से लौटे थे। क्या भारत को इस हमले की भनक थी? अब यहाँ से एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, इतनी सटीक खुफिया जानकारी अमेरिका और इजराइल को मिली कैसे? खामनाई एक सुरक्षित बंकर के अंदर, फिर भी बंकर बास्टर बमों ने उन्हें ढूंढ निकाला। क्या मोसाद ने ईरान सिस्टम के अंदर इतनी गहरी घुसपैठ कर ली थी? खबर तो ये तक है कि ईरान के अंदर स्पेस को हैक करके लोगों को सड़कों पर उतारा गया। ये साइबर वॉरफेयर का एक ऐसा स्तर है जो हमने पहले कभी देखा ही नहीं था। खामनाई की मौत के बाद ईरान की जो सड़कें हैं वहाँ पर जो प्रक्रिया है वो बटी हुई हमें नजर आई। जहाँ लोग जश्न मना रहे थे वहीं उसी तरफ सरकारी मीडिया शोक की तस्वीरें हमें दिखा रही थी। लेकिन क्या एक तानाशाह को हटाने के लिए लोकतंत्र आता है? याद कीजिए सद्दाम हुसैन और गद्दाफी को अमेरिका ने उसे हटाया था, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरे क्षेत्र को आतंकवाद की आग में झोंक दिया। क्या ईरान की भी वही हालत हो जाएगी? ईरान के पास अब भी 2000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स बची हुई है। क्या वो आत्मसमर्पण करेगा? ये है अगर कमान कट्टरपंथियों के हाथ में चली गई तो परमाणु भंडार का इस्तेमाल बदलने को हमें देखने को मिलेगा। अगर ईरान एक फेल्ड स्टेट बनता है तो उन मिसाइलों का बटन किसके पास होगा? क्या इस हमले ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ा दी है? बिना किसी युद्ध की घोषणा के, बिना UN की परमिशन के एक संप्रभु राष्ट्र के नेता की हत्या कर दी गई है। आज ईरान है, कल कोई और देश हो सकता है, मगर संदेश जो है वो साफ है। अगर आपके पास परमाणु बम है जैसे कि साउथ कोरिया तो आप सुरक्षित हो। अगर नहीं है तो अमेरिका कभी भी आपके घर में घुस सकता है। क्या ये दुनिया के लिए एक सुरक्षित भविष्य है? हम एक ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहाँ से वापस आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। रूस और चीन इस स्थिति को देख रहे हैं। अगर वो भी इस लड़ाई में कूद जाए तो ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहेगा बल्कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए। मध्य पूर्व जल रहा है, तेल की आपूर्ति रुकने वाली है, लाखों लोग
स्थापित हो रहे हैं। 24 घंटे के भीतर 40 साल का इतिहास बदल गया। क्या ये खामनाई के शासन का अंत था या पूरी आधुनिक सभ्यता के पतन की शुरुआत? दुनिया अब पहले से कई ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रही है। युद्ध कभी समाधान नहीं होता, सिर्फ नए घाव ये दे जाता है हमको। आज ईरान की जनता एक अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ रही है। आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका की ये दादागिरी सही है या पूरी दुनिया को ये आग में झोंक रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी ही गहरी केस स्टडी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।